नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए यूनियन बजट पेश किया गया। और इस बजट में डायरेक्ट टैक्स को लेकर भी कुछ प्रस्ताव रखे गए, तो मैं उन पर बात करूंगा। तो एक एक करके बात करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं 80CCD यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। यहां पर वित्त मंत्री ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14%, उस पर डिडक्शन अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बहुत सारे मॉडल हैं और सबसे पहले 1 जनवरी 2004 को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट ओनली आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, उन्हें छोड़कर बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 1 जनवरी 2004 से ये एनपीएस स्कीम शुरू की गई थी। यहां पर 10% ऑफ द सैलरी, यानी बेसिक और डीए का 10% जो है वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सर्वेंट का होगा और 10% ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया बढ़कर 14%। अब 10% जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूट करता है उस पर भी टैक्स में छूट मिलती है, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उस पर भी डिडक्शन अलाउ होता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को भी कहा कि आप भी अपने कर्मचारियों के लिए 14% कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर 80CCD में जो टैक्स की बात थी, 80CCD सबसेक्शन 2, इसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 14% जो होगा उस पर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन बाकी सभी दूसरे लोगों के लिए 10% तक का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है उस पर डिडक्शन अलाउ होगा। तो अब इस बजट में यह प्रस्ताव रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 14% का, उस पर डिडक्शन अलाउ होगा। अदरवाइज क्या होता, 10% टैक्स फ्री हो जाता, यानी कि उस पर टैक्स में छूट मिल जाती, और बाकी का जो 4% है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की इनकम मानी जाती है, उस पर उन्हें टैक्स पे करना होता। लेकिन ये अब क्लियर कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कर्मचारियों के लिए जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो पूरा मतलब जो अमाउंट है उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से ये इफेक्टिव माना जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि असेसमेंट ईयर 2021 से लेकर आगे के लिए ये लागू रहेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 80DD की। यहां पर भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अंडर सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यदि टैक्स पेयर का कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर डिसेबल्ड हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, तो उस केस में उसके ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस के लिए इनकम से, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम है वहां से डिडक्शन अलाउ होता है। और ये डिडक्शन जो है वो यदि 40% से 80% के बीच डिसेबिलिटी है, तो उस केस में उस डिसेबल्ड पर्सन का गार्डियन या पेरेंट्स, जो भी टैक्स पेयर है बेसिकली, जो उसकी देखभाल कर रहा है, वो अपनी इनकम में से 75,000 रुपीज का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और यदि ये डिसेबिलिटी 80% से अधिक है तो उस केस में ये जो लिमिट है डिडक्शन की वो 1,25,000 रुपीज की है। उसके अलावा इस सेक्शन में एक प्रोविजन ये भी है कि अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर अ स्कीम ऑफ एलआईसी और एनी अदर इंश्योरर और यूटीआई और स्पेसिफाइड कंपनी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, यानी कि अगर वो पेरेंट या गार्डियन
एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं जो कि पॉलिसी स्पेसिफिकली बनी हुई है इस पर्पस के लिए, तो उसका जो प्रीमियम भर रहे हैं उस पर भी डिडक्शन मिलेगा। यानी कि लिमिट उतनी ही है, लेकिन एक प्रोविजन ये भी है। अब ये जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी लेनी थी, इस पॉलिसी में कंडीशन ये थी कि अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस हो, यानी कि वो गार्डियन या पेरेंट्स की डेथ होने पर पैसा मिलेगा उस डिसेबल्ड पर्सन को, और ऐसी पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम पे किया जा रहा है उस पर डिडक्शन अलाउ होगा। लेकिन अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि माता पिता या गार्डियन की डेथ के बाद ही यदि पैसा मिले तभी उस पैसे की जरूरत पड़ेगी उस डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं और उस केस में वो चाहते हैं कि उस डिसेबल्ड पर्सन की एक एन्युइटी हो या उसको ऐसा पैसा मिले उस वक्त पर लमसम में या किसी भी तरह से, तो ऐसी पॉलिसी पर भी डिडक्शन मिलना चाहिए। तो अब इस बजट में 80DD के तहत जो प्रपोजल रखा गया है उसमें यह क्लियर किया गया है कि यदि वो प्लान सीनियर सिटीजन पेरेंट्स या गार्डियन, मतलब कि उन्होंने प्रीमियम भरना बंद कर दिया हो और वो 60 इयर्स या उससे अधिक के हों, तो भी, और उस केस में मतलब उस पॉलिसी का जो पैसा है वो उस डिसेबल्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए मिल रहा है, ऐसी पॉलिसी के लिए यदि प्रीमियम भरा जा रहा है तो उस पर भी डिडक्शन अलाउ होगा। तो यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के मेंटेनेंस के लिए यदि इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की जा रही है तो उस पर डिडक्शन मिलेगा, चाहे उसमें डेथ बेनिफिट हो या फिर सीनियर सिटीजन पेरेंट हो जाएं और उस वक्त पर उस डिसेबल्ड पर्सन को बेनिफिट मिले, ऐसी पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन अलाउ होगा। अब बात करते हैं टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। और यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं वर्चुअल डिजिटल एसेट की, तो मतलब क्रिप्टो करेंसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है। तो अभी तक ये बात चल रही थी कि इस पर टैक्स कितना पे करना है, अगर क्योंकि इनकम टैक्स में अगर ये क्लियर नहीं है कि इसे किस हेड में रखना है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसको माना जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि ऐसा कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो कि क्रिप्टोग्राफी बेस्ड हो या किसी भी तरह से वो डिजिटल एसेट हो, उसकी परिभाषा दी हुई है, वहां पर यदि गेन होता है उसमें इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके, जैसे भी है, तो उसके ऊपर 30% फ्लैट टैक्स पे करना होगा। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि जैसे हम कैपिटल गेन की बात करें तो वहां पर अलग अलग रेट्स हैं। इसी तरह से यदि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं तो स्लैब रेट पर हम टैक्स पे करते हैं। लेकिन यहां पर फ्लैट टैक्स है 30%, और साथ में यह भी समझना जरूरी है कि यहां पर कोई भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। क्योंकि जैसे यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर कुछ बिजनेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको आप माइनस कर लेते हैं और उसके बाद जो नेट इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। यहां पर कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। यहां तक कि जैसे कि आप देखते हैं जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन देखते हैं तो वहां पर आप एज एन इंडिविजुअल जब आईटीआर फाइल करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, या इस तरह से अलग अलग सेक्शन के तहत जो भी एप्लीकेबल हो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर यदि वर्चुअल डिजिटल करेंसी से प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स पे करना है, और यहां पर लॉस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह है कि यहां पे कोई एक्सपेंस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि याद मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की डिजिटल करेंसी बाय की और आपने उसे 50,000 में बेच दिया, 40,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, तो 40,000 का 30% टैक्स आपको पे करना है। तो ना तो यहां पर आपका कोई डिडक्शन है, और साथ में मान लीजिए एक साल में लॉस हो गया तो आप कैपिटल लॉस में क्या करते हैं, उस साल में अगर सेट ऑफ नहीं कर सकते तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर में अगर गेन हो तो वहां पर आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकें। लेकिन यहां पर यह भी अलाउ नहीं है।
तो ये बात आप क्लियर हो गई कि आपको एनएफटी या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको टैक्स पे करना है 30% का। और एक बात और बता दूं, यदि कोई क्रिप्टो करेंसी आपको गिफ्ट देता है तो भी वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, क्योंकि स्ट्रेट अवे आपको पैसा आया, आपको मतलब क्रिप्टो करेंसी आई जिस अमाउंट की, वो अमाउंट आपकी इनकम हो गई और उस पर भी आपको 30% के रेट से टैक्स पे करना होगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई गिफ्ट आता है तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल के लिए 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट कैश या काइंड में, यानी कि आपको कैश रुपए मिले या कोई सामान मिले, 50,000 रुपए तक का आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। यदि अमाउंट एक्सीड होती है 50,000 रुपीज से एक फाइनेंशियल ईयर में, तभी वो टैक्सेबल होती है। लेकिन यहां पर यदि क्रिप्टो के रूप में आपको ये फायदा होता है, आपको गिफ्ट मिलता है, तो ये टैक्सेबल होगा और 30% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। और साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। यदि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और 50,000 से ऊपर का ये अमाउंट है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एचयूएफ, उनके लिए 1% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा यदि 50,000 रुपए से अधिक का एक ट्रांजेक्शन होता है। और बाकी इनकम टैक्स असेसीज के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 की होगी। 10,000 से अधिक का ट्रांजेक्शन होता है तो 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अच्छा, जब कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं और यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो तो उस पर 1% का टीडीएस एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो बायर है वो 1% टीडीएस काट के बाकी पेमेंट करता है सेलर को। अब यहां पे अभी तक ऐसा था कि ये जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, ये बेसिकली जितना पैसा सेलर को मिलेगा उस पर आप 1% टीडीएस अप्लाई करते थे। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कुछ अलग होती है और स्टैम्प ड्यूटी जिस वैल्यू पर आप पे करते हो वो अलग हो सकती है। तो इस केस में इन्होंने ऐसा कहा है अब कि यदि उसकी सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से वो वैल्यू जो थी वो 55 लाख की थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी सस्ते में बिक रही है और उसकी जो कॉस्ट है वो है 49 लाख की। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन 49 लाख का हुआ है तो पहले के हिसाब से क्या होता कि आप बोलते टीडीएस यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अब क्या है, उन्होंने कह दिया है कि विच एवर इज हायर, यदि स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से रेट है, सर्कल रेट जो है वो 55 लाख का है, भले ही जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो 49 लाख है, तो क्योंकि 50 लाख से ज्यादा का ये की वैल्यू है, इसके लिए 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो ये भी यहां पर एक छोटा सा बदलाव किया गया है। अच्छा, अब यहां पर इनकम टैक्स पर जो सरचार्ज लगता है उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है। बेसिकली जो इनकम होती है उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के अलावा एक सरचार्ज भी लगता है जब इनकम एक लिमिट से ज्यादा होती है, यानी कि यदि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच इनकम है तो उस केस में जो भी टैक्स लगेगा उसके ऊपर सरचार्ज लगता है जो कि होता है 10%। और 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक यदि इनकम है तो उस पर लगता है सरचार्ज 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ की यदि इनकम है तो उस पर लगेगा सरचार्ज 25%। और अगर इनकम है 5 करोड़ से ज्यादा तो सरचार्ज लगता है 37% ऑफ दैट टैक्स अमाउंट। अब क्योंकि ये यहां पे थोड़ी सी इरेशनलिटी थी कि मतलब बाकी तो जैसा वैसा रहेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कैपिटल गेन को लेकर। वो कैपिटल गेन किसी भी हेड में हो, चाहे आपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स, नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स सेल की हो, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पहले से ही 15% का सरचार्ज एप्लीकेबल था। लेकिन नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो या फिर हो सकता है कि गोल्ड बेचा हो, सिल्वर बेचा हो या फिर प्रॉपर्टी सेल की हो, इस केस में अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 15% ही रहेगा। अब वैसे तो इसका फायदा बहुत लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो एक फाइनेंशियल ईयर में, उनकी संख्या बहुत छोटी है।
लेकिन ऐसा होता है कई बार कि वैसे तो इनकम आपकी मान लीजिए करोड़ में नहीं है, लाखों में ही है, बट एक फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना कोई पुराना घर, पुश्तैनी घर सेल कर दिया और उस घर का आपको मिल गया 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, तो तब जो आपके कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर उस वक्त आपको सरचार्ज ज्यादा देना पड़ सकता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि किसी भी तरह का कैपिटल एसेट हो उसके ऊपर अगर जो भी कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर हो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज जो है 15% ही पे करना है। तो ये एक क्लैरिटी है इस बारे में। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग को लेकर। एक आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट होती है, जिस डेट से पहले आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है, पूरा टैक्स पे करना होता है। अब कई बार ये होता है कि आईटीआर फाइल करने में कुछ गलती हो जाती है और बाद में ऐसा एहसास होता है कि कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं हो पाई। अब यदि नोटिस आ जाए इनकम टैक्स से या सर्च स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद क्या होगा कि पेनल्टी लगेगी और जो भी प्रोविजन है उस तहत कार्रवाई होगी। लेकिन यदि टैक्स पेयर को खुद एहसास हो जाता है कि भाई उससे गलती हो गई है और यहां पे कुछ इनकम थी जो डिस्क्लोज करनी रह गई है, तो यहां पर सरकार ने उस असेसमेंट ईयर से जिसमें वो ड्यू था वहां से 2 साल का और एडिशनल टाइम दिया है जहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ पेनल्टी का भी प्रोविजन होगा, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर में बता दूं आपको, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो आईटीआर था वो आपको कब फाइल करना था? वैसे ड्यू डेट होती है उसकी जुलाई में, तो 31 जुलाई, मतलब ऐसे लोगों के लिए जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या फिर जिनका ऑडिट केस नहीं है उनके लिए 31 जुलाई की ड्यू डेट थी। लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक कर दिया गया था, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक आईटीआर फाइल किया जा सकता था। और ऐसे ही यदि मैं बात करूं अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, जिसकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2022, अगर गवर्नमेंट उसे आगे ना बढ़ा दे तो मतलब ये ड्यू डेट होगी, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एडिशनल 2 इयर्स का टाइम। तो यदि हम बात करें असेसमेंट ईयर 22-23 की, तो इसका मतलब 25 तक, नहीं, मार्च 2025 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करना संभव हो पाएगा इस उदाहरण के हिसाब से। तो इसका मतलब यदि ऐसा होता है कि कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं हुई है और एसएससी अपने आप उसको डिस्क्लोज करना चाहता है, तो आईटीआर मतलब अपडेटेड आईटीआर फाइल करने से पहले जो भी टैक्स है, जो भी लेट फीस है, टैक्स है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो सब पे करना होगा। उसमें से जो पहले से टैक्स पे कर दिया गया है, जो एडवांस टैक्स है, वो सब डिडक्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये दोनों केस हो सकते हैं कि मतलब आईटीआर फाइल किया ही नहीं तो भी फाइल किया जा सकेगा, और फाइल किया है लेकिन कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं की तो वो भी इसमें शामिल है। तो दोनों ही केस में आप उस असेसमेंट ईयर से जिसमें वो ड्यू था वहां से 2 साल आगे तक आप फाइल कर सकते हो। लेकिन यहां पर वो जो इंटरेस्ट है, जो टैक्स है, वो तो भरना ही है। उसके अलावा यहां पर कुछ पेनल्टी भी हो। पेनल्टी क्या है? अगर पहले 12 मंथ्स में अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है तो उस केस में जो भी टोटल टैक्स, सरचार्ज, सेस, जो भी सब कुछ था, लेट फीस, इंटरेस्ट, उसका 25% एज ए पेनल्टी पे करना होगा। तो यदि आप 12 मंथ के बाद फाइल करते हैं, 12 मंथ के बाद 24 मंथ के पहले, तो उस केस में ये जो टोटल इनकम टैक्स, सरचार्ज, सेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, जो भी सब कुछ है जो आया हुआ है, उस अमाउंट का 50% एज अ पेनल्टी आप भरेंगे यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, एडिशनल इनकम। तो ये थी कुछ बातें जो कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर प्रपोज की गई हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं और मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। सो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप बिल्कुल उसे पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे मैं आखिर में हमेशा बोलता ही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके मुझे बहुत सारे सवाल मिलते रहते हैं और मैं अलग से
सवालों के उत्तर के रूप में भी वीडियोस बनाता हूं। मुझे उम्मीद है वो भी आपको पसंद आते होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।